स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया में लाया गया था ताकि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, मतलब बहुत सारे टैक्सेस इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स वैट, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, अलग अलग टैक्सेस को इंटीग्रेट करके एक सिंगल स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाते हैं। वन नेशन वन टैक्स का, एक देश एक टैक्स का सपना पूरा करें। लगभग 5 साल हो गए हैं, हाफ अ डेकेड हैज गॉन। क्या जीएसटी आज वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरा कर पा रहा है? क्या यह सही समय है जीएसटी को रिव्यू करने का, जीएसटी रेजिम को रिव्यू करने का और इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सुधार लाने का? तो मैंने जैसे बताया 5 साल पहले, 5 years ago, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी 2017 के अंदर एक लॉ के थ्रू, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट से पास करवा के एक लॉ के थ्रू इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा टैक्सेशन रिफॉर्म किया था। आजादी के बाद से लेकर अब तक का वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्सेशन रिफॉर्म्स में से एक था, जिसमें अलग अलग टैक्सेस, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, अलग अलग टैक्सेस को एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर हमने लाके रख दिया। बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। वही हम जानने वाले हैं आज के सेशन के माध्यम से, दैट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जीएसटी, व्हाट प्रॉब्लम्स आर वी स्टिल विटनेसिंग, क्या क्या समस्याएं आज भी हम देख रहे हैं जिनको सॉल्व करके जीएसटी को हम पहले से बेटर बना सकते हैं। जीएसटी के थ्रू ये जो कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम है इसको चेंज करके सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सबसे पहली बात मैंने बताया, 5 साल पहले जीएसटी लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2017 के अंदर एक लॉ के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लेजिस्लेट किया, लॉ बनाया और हमारे देश में लागू किया। इसका मकसद था मॉडिफाई करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंडिया में चल रहा था टैक्सेस का, जिसमें बहुत सारे टैक्सेस होते थे जो बिजनेसमैन को, व्यापारियों को कंप्लाई करने पड़ते थे, मतलब मानने पड़ते थे। बहुत सारे रिटर्न्स, बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था। सिंप्लीफाई करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जीएसटी इंडिया में लाया गया ताकि वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरा हो। अब क्या एक्चुअली ये सपना पूरा हो रहा है, इसको हम देखने जा रहे हैं। बाय द वे, जीएसटी अपने पीक पर है इस टाइम पे, मतलब इट इज परफॉर्मिंग रियली वेल। अगर आप देखेंगे लास्ट मंथ नवंबर 2022 का, तो 1,45,867 करोड़ रुपीस, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 1.5 लाख करोड़ के आसपास नवंबर में जीएसटी का कलेक्शन हमें देखने मिल रहा है, विच इज इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, पिछले नवंबर 2021 के मुकाबले 11% ज्यादा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है 11%। मतलब अगर कोई चीज पिछले साल 100 थी तो अब वो 111 हो गई है। मतलब 1,45,867 करोड़ रुपीस। वाओ, दिस इज टू मच टू हैंडल। मैं बोल नहीं पा रहा हूं एक साथ एक लाइन में, इतना बड़ा अमाउंट है ये। इतना जीएसटी से हमने कलेक्ट किया था। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। बाय द वे, आप जानते हैं 2 प्रकार के टैक्सेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जो कि आप और मेरे जैसी जनता के ऊपर डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब, जैसे आपने मान लेते हैं कि आपने 1 करोड़ रुपए कमाया और मैं तो कहूंगा आप कमाओ, अच्छा रहेगा, देश की ग्रोथ भी होगी। उसके ऊपर आपको जो टैक्स खुद से देना होगा आपकी इनकम के ऊपर, दैट इज इनकम टैक्स। बट अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। फॉर एग्जांपल, जैसे भूख लग रही है, आपने ऑर्डर किया मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, कहीं से कुछ ऑर्डर किया, पिज्जा मंगाया लेट्स से, तो जब आपके पास घर पे सामान डिलीवर होके आता है, आप पैसे देते हो, आप बिल देखना ध्यान से। उस बिल के अंदर जो आइटम आपने मंगाया उसका तो अमाउंट लिखा ही होता है, जीएसटी का अमाउंट भी 5% वॉट एवर इज एडेड देयर, और वो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। आप डायरेक्टली नहीं पे कर रहे हो, आपने डोमिनोज से कुछ ऑर्डर किया है, डिलीवरी बॉय आपके घर पे आया, आपने उन्हें पैसे दिया। जो पैसे आपने दिए उनमें से एक पार्ट जाएगा डोमिनोज के पास और एक पार्ट जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तौर पे। तो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो, आपके बिहाफ पे कोई और पे कर रहा है। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स यहां पे किसी और पे है, आप नहीं डायरेक्ट पे कर रहे हो। आपने डोमिनोज को पैसे दिए या किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, और अगर वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो आप उन्हें पेमेंट कर रहे हो और वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को दे देंगे। लॉजिकल भी है ये सिस्टम। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अगर गवर्नमेंट एक एक कस्टमर से जाके टैक्स कलेक्ट करेगी कि आपने उस दिन कंज्यूम किया था, लाओ पैसे दो, आपने वो खाना खाया था ना उस रेस्टोरेंट में जाकर, या आप उस दिन उस होटल में गए थे या मूवी देखने गए थे, लाओ पैसे दो, एक एक पर्सन से जाके गवर्नमेंट टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती। बट गवर्नमेंट इन बिजनेसेस के थ्रू तो कर सकती है ना, बहुत ईजी तरीके से, इन बिजनेस के ऊपर अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर। तो इस तरीके से जीएसटी का स्ट्रक्चर इंडिया में काम करता है। नाउ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कम्स हियर, एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर जीएसटी का स्ट्रक्चर इंडिया में है
तो क्या जीएसटी हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर, हर आइटम के ऊपर एप्लीकेबल होता है? नहीं। जीएसटी के अलग अलग रेट होते हैं, एक सिंगल रेट नहीं है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और 28% के ऊपर भी 28% और कुछ एक्स्ट्रा सेस लगता है गुटखे के ऊपर, जो आप लोग ये विमल और रजनीगंधा जैसी चीजें देखते हो। मतलब बेसिकली सिन गुड्स, सिन मतलब पाप, गुड्स मतलब ऐसे महंगे प्रोडक्ट्स, ऐसे महंगे गुड्स जिन पर सरकार टैक्स लगा के कॉम्पेंसेट करना चाहती है। जैसे आपकी हेल्थ खराब होगी ऐसी चीजें खाकर, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गई, तो इन चीज के ऊपर टैक्स लगता है, जीएसटी ज्यादा लगता है। अल्कोहल अभी भी जीएसटी स्ट्रक्चर के तहत नहीं आता। इनफैक्ट सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, शराब, अल्कोहल और पेट्रोलियम आज भी स्टेट गवर्नमेंट्स इन पर टैक्स लगाते हैं। सेंटर गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन पर इंप्लीमेंट नहीं करती है, इन पर नहीं लगाती है। तो मैंने बताया इंडिया के अंदर बड़ी मशक्कत से जीएसटी का कानून 2017 में आया था, कई साल 30-40 इयर्स के डिमांड के बाद। तो जीएसटी काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हाँ, इससे काफी सारे सॉल्यूशंस भी क्रिएट हुए हैं। बाय द वे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब है, लेट्स से मैं एक रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने जाता हूं, मैंने ऑर्डर किया पनीर टिक्का, 500 रुपीज का वो डिश था। हाँ, बहुत महंगा है मुझे पता है, बट इट वॉज ऑफ 500 रुपीज और मेरे पास बिल आया 500 रुपीज का, उसमें मुझसे 18% जीएसटी मांग रहे हैं। लेट्स से 18% जीएसटी मांग रहे हैं। तो अगर उन्होंने मेरे को रॉ मटेरियल कच्चा पनीर दे दिया होता बना के, तो उस पर थोड़ी ना टैक्स लगता। उन्होंने पनीर का यूज किया, तंदूर में डाला, पनीर टिक्का बनाया, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, अनियन, अलग अलग चीजें, हल्दी, नमक, अलग अलग चीजें ऐड करी। तो बेसिकली दे हैव डन सम प्रोसेसिंग ऑन इट। तो जब आप इनपुट या रॉ मटेरियल्स के ऊपर प्रोसेसिंग करते हो और उनसे आउटपुट क्रिएट करते हो, उनसे आप कोई फिनिश्ड गुड क्रिएट करते हो, तो एक वैल्यू एडिशन की प्रोसेस चल रही है। तो इसलिए जीएसटी इज ए टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि गुड्स के प्रोडक्शन पे, वस्तुओं के प्रोड्यूस होने पे या सर्विसेज के प्रोवाइड होने पे, जैसे मैं टीचर हूं, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई डॉक्टर आपको मेडिकल फैसिलिटी दे सकता है, आपका चेकअप कर सकता है, कोई आर्किटेक्ट आपका घर बना सकता है, कोई सीए आपके अकाउंट्स बना सकता है। तो बेसिकली ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके ऊपर भी टैक्सेशन लगता है। तो जीएसटी कौन पे करता है? कंज्यूमर्स पे करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ केसेस में रिग्रेसिव, कुछ केसेस में रिग्रेसिव होता है, कुछ केसेस में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो टैक्स पे करते हैं, बट मैं अभी उनकी बात नहीं करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर्स के द्वारा टैक्स पे किया जाता है। कंज्यूमर्स जो बिजनेसेस हैं उनको टैक्स का पैसा देते हैं और गवर्नमेंट उनसे, जिन बिजनेसेस ने आपको गुड्स सेल करे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करी है, उनसे टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। सीधी सी बात है जी। तो अब बात यह है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है सिस्टम के अंदर और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है दैट डिफरेंट रेट्स आर देयर। बहुत सारे जीएसटी के रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। 0% भी एक रेट होता है बाय द वे, राइट? 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा थोड़ा। इतने सारे रेट्स होने के बजाय 5 कैटेगरी में जीएसटी के रेट्स होने के बजाय 3 कैटेगरी काफी है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो हम समझने वाले हैं। जीएसटी के अंदर सेंटर गवर्नमेंट एक पोर्शन रखती है जीएसटी का, जिसे सीजीएसटी कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एक पोर्शन रखती है जीएसटी का, जिसे एसजीएसटी कहते हैं। बाय द वे, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी भी होता है, बट आप मोटा मोटा याद रखो कि ये 3 डिफरेंट टाइप के जीएसटी अलग अलग लेवल पे कलेक्ट होते हैं। सेंटर गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, और आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है। जीएसटी के अंदर रेगुलर चेंजेस आते रहे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने बनाई थी। बाय द वे, कौन से आर्टिकल के तहत थी जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरा आपका होमवर्क है ये। अंडर विच आर्टिकल द जीएसटी काउंसिल हैज बीन क्रिएटेड? कौन से आर्टिकल के तहत जीएसटी काउंसिल बनी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो रेगुलर बेसिस पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी बढ़ा सकती है, घटा सकती है, रिमूव कर सकती है, और जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है उनके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल कर सकती है। जीएसटी काउंसिल के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर गवर्नमेंट के लेवल पर और स्टेट के अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंटर गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर के तौर पे होते हैं, जो कि आपस में डिसाइड करते हैं कि कैसे टैक्स लगाना है। इनफैक्ट जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिसका मतलब ये है, मान लो 2 स्टेट्स ट्रेड कर रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात से सामान गया महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जाकर जब डिलीवर हुआ है, जो डेस्टिनेशन है वहां पर टैक्स कलेक्ट होगा, वहां पर टैक्स लगेगा। गुजरात में नहीं, जो कि ओरिजिन था। पहले के टैक्सेस में ओरिजिन पर ही टैक्स लग जाता था, बट अब डेस्टिनेशन पर, जहां पे फाइनल गुड्स पहुंचे हैं, वहां पर टैक्स लगता है। चलिए, ये तो थोड़ा ज्यादा ही एकेडमिक डिबेट हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स एंड व्हाट न्यू रिफॉर्म्स आर नीडेड। नीड ऑफ द आवर क्या है, क्या नए रिफॉर्म्स चाहिए जीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला,
जीएसटी डजंट इनकॉर्पोरेट सोशल एंड पॉलिटिकल कॉस्ट्स, जिसका मतलब क्या है, जीएसटी सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, राइट, सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अंबानी जी को भी जीएसटी देना है, मेरे को भी जीएसटी देना है। हम लोग लेट्स से एक सेम मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, मैं भी आईफोन 14 खरीद रहा हूं, अंबानी जी भी आईफोन 14 खरीद रहे हैं, हमारे ऊपर सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा। अब डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो लोगों की लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से होते हैं, बट कई केसेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से नहीं होते। इसकी वजह से एक स्नो बॉलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहो तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कई सारी सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, असमानता बढ़ सकती है, जो कि नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। सेकेंड पॉइंट, जीएसटी हैज रेज्ड इश्यूज बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर। अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपस में क्लैश क्रिएट होते हैं कि स्टेट्स को इक्विटेबल तरीके से समानता के आधार पर पैसा नहीं बांटा जा रहा है। कई सारे मैटर्स में स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। जैसे एग्जांपल देता हूं, तमिलनाडु स्टेट का एग्जांपल देता हूं। तमिलनाडु ने अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, अब वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब समझिएगा, जीएसटी के आने के बाद द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन इज एट स्टेक। मतलब मैं गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसा कोई स्टेट हूं जो पहले ऑब्वियसली हमेशा से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हुए आ रहे हैं, पिछले एक डेकेड में द प्रोडक्शन अमाउंट ऑफ दी स्टेट्स इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बूस्ट किया है इन स्टेट्स ने, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो अगर इन्होंने पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाया, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री सेटअप करी और उनके ऊपर अब आप डायरेक्ट टैक्स लगाने लग रहे हो इतना ज्यादा, और उतना ही नहीं, पहले क्या होता था, स्टेट लेवल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी किसी चीज के प्रोडक्शन पे लगती थी, ठीक है ना, किसी चीज को अगर बना रहे हो, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसके ऊपर टैक्स लगता था। तो अगर प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगता था, स्टेट गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती थी। अब स्टेट नहीं, सेंटर कलेक्ट कर रही है, और सेंटर टोटल टैक्सेस में से कुछ पैसा स्टेट्स में बांट दे रही है। तो स्टेट्स को एक लॉस नहीं होगा। पहले तो सारा पैसा खुद रखती थी स्टेट्स, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, और अगर प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ावा देगी अपने स्टेट में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, तो ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अपनी बूस्ट करी, कायदे से इनको ज्यादा टैक्स मिलना चाहिए था, बट अब इन्हें पहले से कम टैक्स मिल रहा है। तो दी स्टेट्स आर नॉट हैप्पी विद द करंट जीएसटी स्ट्रक्चर। इन प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, डाइल्यूशन ऑफ स्टेट्स टैक्सेशन पावर। मैंने यही बात बताई अभी आपको कि अब सेंटर गवर्नमेंट जीएसटी इंप्लीमेंट करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने लूज आउट कर दी है, दे हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर। उन्होंने अपनी शक्ति एक सिंगल टैक्स बनाने के चक्कर में सौंप दी सेंटर गवर्नमेंट को, और उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर टैक्सेशन लगाने के कॉन्टेक्स्ट में डाइल्यूट हो गई है। अभी अल्कोहल के ऊपर, शराब के ऊपर और पेट्रोलियम के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स ही टैक्स लगाती हैं फिलहाल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, मैंडेटरी कॉम्पेंसेशन इज नॉट गिवन इन ए टाइमली मैनर। अब देखिए, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम कॉम्पेंसेट करेंगे 5 सालों तक जो भी रेवेन्यू लॉस उन स्टेट्स का हो रहा है जहां पर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से होता था, बहुत ज्यादा इकोसिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं, और जो पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग लूज आउट कर गए थे। मतलब गारंटी किया था 14% ग्रोथ होगी आपके रेवेन्यू के अंदर। सरकार जो टैक्स स्टेट्स को बांट रही है, सेंटर गवर्नमेंट अपने टैक्स का पैसा, मोदी जी टैक्स का पैसा स्टेट्स के साथ जो बांट दे रहे हैं, फॉर 5 years 14% ग्रोथ वॉज गारंटीड इन जीएसटी रेवेन्यू। अब वो गारंटी तो किया, वादा तो किया, वादा अब भूल गए, अब वादा खिलाफी कर रही है सेंटर गवर्नमेंट, इसलिए स्टेट्स परेशान है। इसलिए एक फ्लॉ, एक प्रॉब्लम मानी जा रही है जीएसटी के स्ट्रक्चर में, इस प्रॉब्लम को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो कई सारे स्टेट्स अब आगे आके बोल रहे हैं कि उन्हें प्रॉपरली कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से उनके फाइनेंशियल इश्यूज उन्हें सामना करना पड़ रहा है। पैसे एक्सपेक्ट किए थे, आ नहीं रहे हैं, अब खर्चा भी कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स, तो पैसा तो चाहिए ना उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर्स ओवर रिलायंस ऑन सेस एंड सरचार्ज। अब देखिए, सेंटर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सिस्टम में लूप होल फाइंड कर चुकी है। अब सेंटर गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो लगाती है सेस स्पेशल टैक्स होते हैं, सरचार्ज होते हैं, जो अमीर लोग जिनकी इनकम ज्यादा है उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है। सेस किसी स्पेशल पर्पस के लिए हो सकता है, जैसे स्वच्छ भारत सेस, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, सैनिटेशन हमारे देश में क्रिएट करने के लिए। हो सकता है एजुकेशन सेस हो, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए।
तो किसी भी पर्पस के लिए सेस कलेक्ट किया जा सकता है और सेंटर गवर्नमेंट खुद रखती है सेस और सरचार्ज। सरचार्ज उन लोगों पर लगाया जाता है जिनकी इनकम एक लेवल से ज्यादा है, जो पहले से बहुत अमीर है। अगर सेंटर गवर्नमेंट सेस या सरचार्ज इंप्लीमेंट करती है तो इट गेट्स द फंड फॉर इटसेल्फ, पैसा खुद के लिए मिलेगा, खुद ही रखना होगा, स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो सेंटर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो क्या कर रही है, सेस बढ़ाई जा रही है, सरचार्ज बढ़ाई जा रही है और वो पैसा अपने पॉकेट में रखे जा रही है विदाउट शेयरिंग इट विद द स्टेट्स। अब उस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंस के बीच में डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है और वो बढ़ती जा रही है। जीएसटी के आने के बाद स्टेट्स को और ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था, और ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए था सेंटर गवर्नमेंट का, पर नहीं मिल पा रहा है। और अब देखिए स्टेट के रेवेन्यू सफर कर रहे हैं, स्टेट के पास पैसा नहीं है, स्टेट के तिजोरी में पैसा उतना जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। तो देयर इज ए अर्जेंट नीड दैट वी हैव टू एंश्योर स्टेट्स गेट देयर ड्यू कॉम्पेंसेशन, उनको अपना जायज पैसा मिले। कुछ चीजें हैं वो जीएसटी के दायरे में आए, जैसे पेट्रोल, डीजल, जैसे हवाई जहाज का जो फ्यूल होता है एटीएफ, जेट का फ्यूल होता है टरबाइन फ्यूल बेसिकली, रियल एस्टेट के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर अब इंक्लूजन होना चाहिए इन सारे एरियाज में जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस का। तो सेंटर गवर्नमेंट अभी ओवर रिलायंस, मतलब बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है सेस और सरचार्ज के ऊपर अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, जो कि स्टेट्स के हक को मारकर कलेक्ट किया जा रहा है। नाउ इन दिस सिचुएशन प्रॉपर जीएसटी अगर इन पे एप्लीकेबल होगा इन सारे एरियाज के ऊपर, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में पैसा शेयर कर पाएंगे, तो स्टेट्स का भी उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, उनके जो रेवेन्यू प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी सॉल्व हो पाएंगी। अच्छा, जीएसटी काउंसिल के भी कुछ फंक्शनिंग इश्यूज हैं। अब देखिए जीएसटी पूरा टैक्स जो है वो मॉनिटर किया जाता है काउंसिल के द्वारा, जहां पर स्टेट्स के पास 2/3 66% लगभग 66-67% 2/3 वोटिंग शेयर है। सेंटर गवर्नमेंट के पास 1/3 वोटिंग शेयर है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट वहां पे ज्यादा बलशाली है, ज्यादा पावरफुल है। सीधी सी बात है, कोई भी डिसीजन होता है उसमें सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर फैसला लेते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास 2/3 पावर है। जीएसटी काउंसिल में तभी फैसला लिया जाता है जब आउट ऑफ द टोटल मेंबर्स उनमें से 75% वोट किसी चीज के फेवर में जाते हैं। मतलब अगर 30 लोग हैं, 30 पीपल हैं, तो उनमें से 75% वोट्स, उन लोगों में से टोटल वोट्स में से 75% वोट्स किसी चीज के फेवर में हो, तभी वो चीज पास होती है। तो अब समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि अगर सेंटर गवर्नमेंट 19 स्टेट्स का भी सपोर्ट प्राप्त कर लेती है, राइट, ऐसे किसी केस के अंदर, तो अपने अलग अलग डिसीजंस को पास करवा सकती है। तो सेंटर गवर्नमेंट और 19 स्टेट्स का सपोर्ट किसी एक चीज की तरफ हो गया, वो पास हो जाएगा। ईच स्टेट हैज द सेम वोटिंग पावर, हर स्टेट के पास सेम वोटिंग पावर है। यूपी के पास भी उतना ही है, त्रिपुरा के पास जितना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन कितनी भी हो। अब ऑब्वियसली यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है त्रिपुरा, नागालैंड या गोवा के मुकाबले या पंजाब के मुकाबले। तो बेसिकली जीएसटी काउंसिल जो भी फैसले लेती है उसमें सेंटर गवर्नमेंट और 19 स्टेट्स अगर एक साइड हो जाएं तो वो डिसप्रपोर्शनेट फैसला ले सकती है सबके लिए, वो सबके लिए फैसला लिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि कुछ लोगों की तानाशाही चल सकती है अगर चाहे तो। उसके अलावा जीएसटी काउंसिल के डिसीजंस पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। तो कहां की पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी? आप कहते हो हमारे देश में पार्लियामेंट बहुत पावरफुल है, इट इज सुप्रीम, जो लॉ बनाएगी वो हमारे देश में चलेगा, बट जीएसटी काउंसिल ने जो फैसला लिया वो पार्लियामेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो कहां से पार्लियामेंट सुप्रीम हुई? पार्लियामेंट की पावर भी तो घट जा रही है ना। बाकी रियल एस्टेट से जुड़े हुए कुछ इश्यूज हमें देखने मिल रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जब आप कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, टीडीआर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट्स, टीडीआर, एफएसआई, ये एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है प्रॉपर्टी के सेक्टर में, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। टीडीआर एक सर्विस है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, जिस पर जीएसटी लगता है। देखो लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कहीं उठा के ले जा नहीं सकते, जमीन जहां है वहीं रहेगी। जीएसटी जो है इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लैंड, या बेनिफिट जो आप लैंड से प्राप्त कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो टीडीआर की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट, की मेरे पास जमीन है, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं, जाओ इस पे प्रॉपर्टी पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो। तो टीडीआर इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ जीएसटी, जबकि ये जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, बट इट इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी के दायरे में नहीं है। एफएसआई, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, अब ये क्या होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स?
मैक्सिमम परमिसिबल फ्लोर एरिया जो कि बिल्डर बिल्ड कर सकता है किसी जमीन के ऊपर, कितनी फ्लोर्स बना सकता है, वो फ्लोर स्पेस इंडेक्स किसी भी पर्टिकुलर सिटी, किसी पर्टिकुलर शहर के हिसाब से डिसाइड होती है। डेवलपर्स जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, दे आर ऑफन ग्रांटेड ए राइट ऑफ एडिशनल FSI फ्रॉम दी लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज की। मतलब अगर FSI फॉर्मूला कहता है 20 माले की बिल्डिंग बनाओ, तो लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज हो सकता है 25 माले 25 फ्लोर्स की भी परमिशन दे सकती है। अब GST ऐसे ग्रांट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो कुछ चीजों पे GST एप्लीकेबल हो रहा है, कुछ चीजों पे GST इज बियॉन्ड इट्स परव्यू। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। हमें कोशिश करनी है, जो ये स्ट्रक्चरल इश्यूज है ना, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, कहीं पर टैक्स लग रहा है, कहीं पर टैक्स नहीं लग रहा, तो इनको सॉल्व करना है। अब FSI के बारे में बताया, FSI क्या था? FSI क्या था, माफ कीजिएगा, इट वॉज द मैक्सिमम परमिसिबल फ्लोर एरिया दैट ए बिल्डर कैन बिल्ड अपॉन ए पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। कितनी फ्लोर्स बना सकता है एक बिल्डर एक जमीन के ऊपर। डेवलपर्स को एडिशनल FSI लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जैसे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये अलाउ कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम्स खत्म थोड़ी ना हुई हैं। अब देखिए, एक प्रॉब्लम और आ रही है, एपेलेट ट्रिब्यूनल, जहां पे अपील कर सकते हो, अपनी शिकायतें आप पहुंचा सकते हो ऊपर तक। अपील जिन ट्रिब्यूनल्स में, जिन ऐसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप करना चाहते हो, वहां पर ऐसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में इशू हो रहे हैं। देखिए, आप डिले जितना भी करोगे एपेलेट ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करने में, GST से जुड़े हुए, उतना ज्यादा जुडिशरी पे बर्डन बढ़ेगा। मतलब अभी मैं केस, मेरे को ऊपर सरकार ने GST की पेनल्टी लगा दी, मेरे ऊपर सरकार ने GST की पेनल्टी लगा दी, मैं खुश नहीं हूं इस चीज से, मैं कहीं पे जाके अपील करूंगा। एक स्पेशलाइज्ड एपेलेट ट्रिब्यूनल होनी चाहिए जहां पे जाके मैं अपील करूं। तो इस वजह से तो सनी देओल कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जिसका मतलब है जुडिशरी में केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। अरे जुडिशरी जिसमें करोड़ों केसेस पेंडिंग है, उनसे हटाकर आप ये एक GST स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल को, एपेलेट ट्रिब्यूनल को सौंपो ना, ताकि वो कंप्लेंट सुन सके, ताकि वो कंप्लेंट्स देख सके, और जितनी भी बिजनेस के ऊपर, स्टेट्स के ऊपर जो भी GST की पेनल्टी लगी है, उनके जुड़े हुए मैटर्स में वो अपील करना चाहते हैं, प्रॉपर्ली अपील कर सकते हैं जाके। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने। एक बहुत बड़ा इशू और है, गेमिंग सेक्टर। PUBG तो आप सब खेलते होंगे, PUBG, बैटल ग्राउंड, अलग अलग गेम्स हैं इंडिया में। इंडिया का ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से इंडिया का गेमिंग सेक्टर है। बट अभी गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस कि जो जुआ होता है वो गेम ऑफ चांस होता है, उसमें किसी का भी पत्ता खुल सकता है और कोई भी प्राइज जीत सकता है, या कोई भी ये जो ड्रीम 11 और अलग अलग टीम्स बनती हैं, ये गेम ऑफ चांस है। गेम ऑफ स्किल होता है जिसमें आपके अंदर कोई स्किल है, जैसे क्रिकेट खेलते हो, उसमें आप सिक्सर मारोगे, उसमें आपका स्किल होगी तभी तो कर पाओगे, उसमें आप प्रॉपर बॉलिंग कर रहे हो तभी तो आप कर पाओगे, जब आपके अंदर स्किल होगी, जब काबिलियत होगी, हुनर होगा, तभी तो ये चीजें कर पाओगे। Currently there is no differentiation between game of skill and game of chance. इसलिए 28% GST लगता है ऐसे कॉन्टेस्ट के ऊपर। हमें सोल्यूशन खोजने की कोशिश करनी है कि गेम ऑफ स्किल्स के ऊपर एंड गेम ऑफ चांस के ऊपर अलग अलग अमाउंट के टैक्सेस लग सके। गेम ऑफ स्किल्स जहां पे स्किल्स का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर अलग अमाउंट ऑफ टैक्स लगे, एंड गेम ऑफ चांस जहां पर पूरा चांस का खेल है वहां पे अलग अमाउंट का टैक्स लगे। आप ब्लैंकेट 28% टैक्स सारे एरियाज में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, एंड इट इज अ बिग इंडस्ट्री। आपको जानना चाहिए गेमिंग इंडस्ट्री 3 से 5 बिलियन डॉलर्स की है, तो 3 से 5 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो ये टैक्स बर्डन इतना ज्यादा होगा तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे गेमिंग सेक्टर के अंदर। तो इन प्रॉब्लम्स को हमें ढूंढना है, सॉल्व करना है। 5 साल हो चुके हैं, 5 साल पहले हमारे देश में एक सवाल उठा था, इज इंडिया रेडी फॉर अ सिंगल टैक्स? 5 साल बाद ये द सेम क्वेश्चन रिमेन्स, ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है, क्या आज भी हमारा देश GST के लिए तैयार है? ये आज भी क्वेश्चन रेलेवेंट है। अब हमें पूछना चाहिए, क्या हम आज वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरा कर पाए हैं? एंड इफ यस, देन एट व्हाट कॉस्ट? ये अगर हमने सपना पूरा किया भी है, देन एट व्हाट कॉस्ट? ये हमें क्लियर करना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपका कोई भी सवाल है, आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत, गुड लक। studyIQ.com पे आकर, जैसे सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस ये क्रैश कोर्स है 2023 प्रीलिम्स जो बच्चे देना चाह रहे हैं उनके लिए, अगले 3 महीने बहुत इंटेंसिव तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स के थ्रू नोट्स मिलेंगे, घर पे कुरियर करवाए जाएंगे, करंट अफेयर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे आपका बाकी बच्चों के साथ स्कोरिंग की जाएगी। बैच 10 ये 2024 बच्चों के लिए है। 2024 का जो बैच लेना चाहते हैं बच्चे, प्रीलिम्स और मेंस की फाउंडेशन लेवल पे तैयारी की जाएगी बैच नंबर 10 पर,
ये दिख तो 24,499 का रहा है, ऐसे ही सक्सेस इन प्रीलिम्स कोर्स जो क्रैश कोर्स है वो दिख तो 7,500 का रहा है, बट ये प्राइस आपको डिस्काउंटेड प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। सक्सेस इन प्रीलिम्स 6,000 में मिल जाएगा, प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच 10 आपको 18,999 का मिल जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, 1-on-1 मेंटरशिप, पूरा इकोसिस्टम मिलेगा तैयारी का, नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। आप स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स अवेलेबल हो, क्योंकि स्टडी आईक्यू अफोर्डेबल प्राइस पे आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो आपको वसु लाइव कूपन कोड यूज करना है। वसु मेरा नाम है, ये बैच लाइव होगा इसलिए वसु लाइव कूपन कोड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। शुक्रिया आपका इस सेशन को देखने के लिए। गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।